नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। बजट सत्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। प्रश्नकाल और शून्यकाल में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वेल में आकर विपक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर और कटारिया में हल्की नोकझोंक भी हो गई। गुलाब चंद कटारिया और स्पीकर सीपी जोशी में हल्की नोकझोंक भी। नकल गिरोह को तोड़ना पड़ेगा, ये कहा गुलाब चंद कटारिया ने, नेता प्रतिपक्ष ने। साथ ही कहा पुख्ता व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि क्या बच्चों के दर्द को कोई समझेगा, और कहा कि दोषी भले कोई भी हो पकड़ में आना चाहिए। दोषियों को पकड़ने की उन्होंने मांग की। कहा हमारा विरोध मन से है, नाटकबाजी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कशन करने के लिए भी तैयार हैं। ये कहा धारीवाल ने, शांति धारीवाल ने कहा कि इस मामले पर हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विरोध मत कीजिए, हंगामा मत कीजिए, हमारा जवाब तो सुनिए। ये सब आपका राजनीतिक विरोध है, ये कहा शांति धारीवाल ने कि आप राजनीतिक विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब गुलाब चंद कटारिया ने दिया कि हम मन से विरोध कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है इस पर। निलंबित 4 सदस्यों को बाहर निकालिए। इसके बाद गुस्से में आए शांति धारीवाल ने ये बात कही। नहीं जाना आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपको विनम्र शब्दों में। कल सदन में निर्णय हुआ था कि 4 सदस्यों को निलंबित किया है। मैंने कल आप सबकी भावना को समझकर ये कहा कि आप जाइए अपने घर पर और कल आपके नापक्ष में 4 सदस्य आएंगे, आपके बैठ के फैसला करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर वो 4 सदस्य हाउस में आकर आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आप 4 सदस्यों को अपने नापक्ष में बैठाइए, आपको जो बात करनी है मेरे चैम्बर में आके बात करिए, लेकिन इस तरह की संसदीय निभाना चाहते हैं आप। प्रश्नकाल भी नहीं होना देना चाहते हैं। कटारिया आप सबसे सीनियर आदमी है, कोई उदाहरण बताया आपने? प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हुए 4 बार, तब डिस्टर्ब में सबसे पहले प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा होती है उस बात पर। आप आ जाइए, इस बात पर चर्चा करनी है, मैं प्रश्नकाल समाप्त कर देता हूँ। प्रश्नकाल भी समाप्त नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, और हम चाहे वैसे सदन चलना चाहिए, और सरकार हम के वैसे निर्णय करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता, संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता। आपको पूरा अधिकार है विरोध करने का, पर विरोध करने के पहले आप अपनी बात कहें, सरकार की बात सुने, जनता सुने, उसके बाद फिर आप विरोध करें। आप तो कह रहे नहीं हम तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सीबीआई की जांच हो। ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मैं भी नहीं सुनूंगा। पहले 4 सदस्य हाउस में नापक्ष में जाके बैठेंगे, तब मैं आपकी बात सुनूंगा, बाकी नहीं सुनूंगा। मैं सरकार से आपके मंत्री गाली देते हैं, क्या ये? मेरे मंत्री नहीं, आपके भी मंत्री। आपका मतलब इस सरकार का मंत्री? मेरे मंत्री, आपके भी मंत्री हैं। सरकार का मंत्री। आप गुस्सा मत करें, आपके भी मंत्री हैं, मेरे मंत्री नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आप गुस्सा नहीं, आप प्रेम से आराम से बोले, गुस्सा नहीं करें, आप आराम से बोले। आप मैं आपसे, आपने जो कार्रवाई की वो नियमों के तहत की, 4 लोगों को बाहर निकाला, आपने बड़ा मन रख करके उनको यहाँ तक अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं। पर हम आपके चैम्बर में ये भी कह के गए थे कि एक बार आप पूरी की पूरी फुटेज निकाल करके देख लें, और देखने के बाद अगर कांग्रेस के लोगों का भी और मंत्री का भी व्यवहार इस सदन के उपयुक्त नहीं था, या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो इसकी गरिमा को घटाता है, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तब तो जाकर के न्याय होगा। बाकी एक तरफा न्याय हुआ, इसके कारण से दुख था। मैं सोचता हूं कि हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मैंने आपसे भी निवेदन किया, मैं एक शिक्षक रहा हूं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मैंने स्कूल में ज़रूर पढ़ाया, पर एक अध्यापक रहा हूं, और अध्यापक रहने के कारण से ये जो एक गैंग बन गई है, जितने लंबा समय तक, मेरे समय में भी पेपर आउट होते, मैं स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं हूँ, मेरे समय में भी हुआ है। ये राजस्थान में एक ऐसा माफिया गैंग तैयार हो गया है जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता ही चला जा रहा है। कल 10 फरवरी को यहाँ सदन ने जो है उनको निलंबित कर दिया, जब तक ये सेशन चलेगा, जब तक बात उसमें उठानी चाहिए थी। अगर इनको डिस्कशन ही करने हैं तो बाकायदा हमारा डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। फिर काय के लिए आप यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपका। आपको कितना आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक एक को गिनाएंगे, और एक एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरी दे दी? आपके टाइम पे 5-5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है आपका।
टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। आप चाहिए आइए ना, मुकाबला करिए, हमसे कहिए, आप आदेश दें। आप सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, इनके चिट्टे कितने खोलने को तैयार है, वस्तु स्थिति बताने को तैयार है कि वस्तु स्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसको डिले करना चाहते हो ताकि जो है उनकी भर्ती ना हो। हम उसी बात को लेकर के जो है आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप फिर ये इतना सब कुछ बवाल करने की और नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की और ऐसा झगड़ा करने की। आप श्री बलराम पूनिया जो है वहां पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी देखिए आप बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे पीछे घूम करके उनको रोकने की कोशिश करना, शुरुआत उससे हुई है, ये आपकी जानकारी में और आपने खुद ने देखा है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, तीसरा दिन और आज भी विपक्ष का हंगामा क्या रहा आज? जारी रहा सदन में। जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई शुरू होते ही फिर से विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि अब कुछ गतिरोध टूटने के आसार बने हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी के चैम्बर में जो है वो बुलाया गया है सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के लोगों को, और अभी जो है वो चर्चा स्पीकर के कक्ष में चल रही है। भाजपा के की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, सतीश पूनिया, इसके साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है पहुंचे हुए हैं स्पीकर के कक्ष में, और अभी जो है चर्चा चल रही है। उससे पहले प्रश्नकाल की अगर कार्रवाई की बात करें तो पूरी प्रश्नकाल की कार्रवाई हंगामे के बीच जो है वो संपन्न करवाई गई। ज्यादातर सवाल जो है भाजपा विधायकों के थे, लेकिन भाजपा विधायकों ने अपने सवाल नहीं पूछे तो स्पीकर ने अपनी ओर से वो सवाल पूछकर सदन में मंत्रियों से उनका जवाब दिलवाया। शून्यकाल की अगर बात करें, शून्यकाल की शुरुआत होते ही विपक्ष जो है हंगामा लगातार करता रहा। इस पर स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सख्त रूप से नाराजगी जताई और ये कहा कि ये एक तरीके से हत्या है संसदीय लोकतंत्र की। इस तरीके से सदन में इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। ये सदन जो है वो जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। तो साथ ही जो 4 विधायकों का कल निलंबन किया गया था उन्हें भी बाहर निकालने की बात सीपी जोशी ने कही। उन्होंने कहा कि पहले ये जो 4 सदस्य हैं इन्हें अगर आप दुहाई देते हैं संसदीय लोकतंत्र की, तो पहले जो 4 सदस्य जिन्हें निलंबित किया गया है उन्हें आप बाहर पहले करें, उन्हें इस तरीके से अलाउ नहीं किया जा सकता। बाद में जो है वो आखिर विपक्ष ने डॉक्टर सीपी जोशी की बात मानी, वो अपनी सीट पर पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष ने सबसे पहले अपनी बात रखी। ऐतराज उन्होंने जताया, ये कहा कि गलती केवल विपक्ष की नहीं थी कल, बल्कि सत्ता पक्ष की भी गलती थी। उनकी ओर से जो है वो गाली गलौज की गई, अब गलत व्यवहार किया गया, तो उन पर भी जो है एक्शन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि रीट जो मामला है ये लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई पक्ष विपक्ष या भाजपा कांग्रेस का मामला नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि राजीव गांधी स्टडी सर्किट के लोगों को आखिर शिक्षा संकुल में क्यों लगाया गया और किसने लगाया, जिन लोगों ने उन्हें वहां पर लगाया। तमाम जानकारी के लिए तो पक्ष और विपक्ष में नोक झोंक। एक और बड़ी खबर है, बीजेपी के 4 निलंबित विधायकों को लेकर सदन में जमकर बहस हुई। सदन में स्पीकर और कटारिया में तीखी नोक-झोंक हुई। उन्होंने स्पीकर ने कहा, कल की घटना की मैं निंदा करता हूं, इस तरह डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। स्पीकर ने भी कहा कि सरकार भी मामले पर अपना बयान दे, एक बार सरकार का वक्तव्य भी सुनना चाहिए। सीपी जोशी ने कहा, प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखें। सदन में स्पीकर और कटारिया में नोक-झोंक हुई। सीपी जोशी ने कहा कि कल की घटना की मैं निंदा करता हूं, इस तरह डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए और सरकार भी मामले पर अपना वक्तव्य दे दे। मैं समझता हूं कि पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इस जो बात है उसकी गरिमा को समझें। और जैसा कटारिया साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कटारिया साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो,
उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए, ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, हम बैठ के कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेरी बात भाजपा विधायकों के निलंबन के विरोध में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से कहा कि सबसे पहले चारों विधायकों का निलंबन रद्द किया जाए और हम बहस करने को तैयार हैं। बहस होगी तो रीट से ही शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें। और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोजगार सड़कों पर आ गए तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लंबा नहीं करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर अध्यक्ष महोदय हमारे 4 साथियों का निलंबन जो हुआ, कल की घटनाओं को 2 टुकड़ों में बैठकर नहीं देख सकते। वो अगर वेल में यहाँ आए तो उसके साथ ही मंत्रीगणों ने जिस प्रकार की गाली गलौज की, मैं समझता हूँ ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन चारों का निलंबन सबसे पहले रद्द किया जाए। अगर विधानसभा के अंदर कोई आगे कार्रवाई करो, हम उनको चारों को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। नगर निगम ग्रेटर पहुंची स्पेशल सेल निगम में कुर्की करने के लिए। कोर्ट की स्पेशल सेल यहां पहुंची है। अमीन पठान निदान एनजीओ के वकील यलप सिंह भी साथ में हैं। वाणिज्य न्यायालय क्रम संख्या 4 ने यह वारंट जारी किया था। निदान एनजीओ और नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट विवाद पर यह वारंट, कुर्की वारंट जारी हुआ था। निदान एनजीओ की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करने पर यह विवाद हुआ था। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। लवली, क्या अपडेट, मामला क्या है पूरा? देखिए 2016 से पहले का ये मामला बताया जा रहा, जब ये एक निदान एनजीओ करके एक संस्था को शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने का काम दिया गया था। उस कामकाज के एवज में कुछ पैसा बनता था, 2 करोड़ से ज्यादा का ये पैसा था। वो पैसा नगर निगम ग्रेटर ने नहीं चुकाया, बार बार चक्कर काटे। तो जो वाणिज्यिक कोर्ट नंबर 4 है उसने ये फैसला सुनाया था कि आज की तारीख तक जो पैसा है वो दे दिया जाए। तो पैसा नहीं पहुंचा तो स्पेशल जो टीम है वो आज यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची। हमारे साथ में निदान एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। क्या मामला था, कितना पैसा आपका बकाया था और इस मामले को लेकर के क्या कहा कोर्ट ने? एक्चुअली निदान 2008 से पहले नगर निगम के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था सफाई को लेकर के कि पूरे शहर को साफ करना है, जो कूड़े होते हैं उनको, तो उन सारी चीज़ों का टेंडर निदान को मिला था। हम लोगों ने अपने स्टाफ को रख करके उस कार्य को भली भांति किया और जब भुगतान का समय आया, पैसा देने का टाइम आया तो नगर निगम उससे मुकर गई। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कोर्ट गए और कोर्ट में एक लंबे अरसे से हेयरिंग चल रही थी। आप समझ सकते हैं कि 2008 से ये केस चल रहा था। खैर आज पिछले तारीख में ये डिसीजन हुआ कि अगर नगर निगम हमारा भुगतान नहीं करती है तो नगर निगम की कुर्की होगी और वो रकम तकरीबन 2 करोड़ 48 लाख समथिंग है। तो उसी को लेकर के आज जो है अमीन साहब भी आए हुए हैं, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हो रही है। फिर अब देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अगर नहीं होगा तो फिर कुर्की के द्वारा हम लोगों का रकम दिया जाए या जैसे भी दिया जाए। अच्छा, तो अगर ये मान लीजिए रकम नहीं दी जाती है तो दफ्तर कुर्क के अलावा दफ्तर में जो सामान है जैसे कुर्सी, टेबल, पंखे, ये तमाम चीजें कुर्क की जाएगी। देखिए सुमित, बड़ी बात यह है कि ये वो नगर निगम है जिस पर शहर भर के अंदर हजारों करोड़ रुपए का टैक्स बकाया, एक बड़ा बजट होता है, लेकिन उस बड़े बजट के एवज में जो पैसा लिया जाता है, वो पैसा हजारों करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं बजट होता है सालाना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पैसे का भुगतान है वो पूरी तरीके से नहीं किया गया और ये लोग कोर्ट में चले गए। ये अधिवक्ता साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या डिसीजन निकल करके आ रहा है? क्या नगर निगम कुर्क की कार्रवाई होगी? नगर निगम ने ये आश्वासन दिया है कि वह मूल राशि का चेक अभी कोर्ट के अंदर जमा करा देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर और बाकी अपील आज सूचीबद्ध है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो उसके अंदर देख लेते हैं हाई कोर्ट के अंदर जो भी डिसीजन होता है। अच्छा, पर इतना आज देरी से क्यों इस नगर निगम इतना देरी से क्यों जागा? अब सरकारी तंत्र है, आप समझते हैं, सरकारी तंत्र अपनी गति से चलता है और काफ़ी समय हो गया है। अपील भी इन्होंने 1 साल की अवधि के बाद पेश करी है। काफ़ी निगम की तरफ से काफ़ी खामियां रही हैं इस चीज़ के अंदर। तो हमने तो हमारी तरफ से सारे एफर्ट्स किए हैं सब, क्योंकि जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। 2007-8 का विवाद था,
2007-8 के विवाद के बाद 2015 में आर्बिट्रेटर महोदय ने डिक्री पारित कर दी। उसके बाद इन्होंने उस डिक्री के ऑब्जेक्शंस पेश किए, वो ऑब्जेक्शन के 2019 में समाप्त हो गए। 2019 के बाद आज 2021 में हम खड़े हैं और आज तक हमारे पैसे वसूल नहीं हुए, ना कोई इन्होंने कोई कोर्ट से कोई उचित आदेश प्राप्त किया है। सिस्टम है, ऐसे ही चलेगा साहब। तो देखिए, ये शर्मनाक बात है इस नगर निगम के लिए, जिस पर जयपुर शहर की जिम्मेदारी है, शहर की प्रथम नागरिक यहाँ बैठती है, लेकिन महज 2 करोड़ रुपए के लिए आज नगर निगम में कुर्की की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बड़ी शर्मनाक बात होती है। ढोल बजाए जाते हैं लोगों के घरों पर। ये वही नगर निगम है जो लोगों के घर जाकर ढोल बजाता है, यूटी टैक्स की वसूली के लिए कुर्की करता है, और रोजाना प्रेस नोट जारी किए जाते हैं कि आज फलां स्थान पर ढोल बजा करके कुर्की की कार्रवाई की गई। लेकिन आज जयपुर नगर निगम में ही कुर्की की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है। ये नगर निगम के उस सिस्टम को बयां कर रही है कि जो सिस्टम कोर्ट में काम करता है, जमीन पे काम करता है, और जनता के कामकाज किस तरीके से होते हैं। ये अपने आप निगम ने भी नहीं सोचा होगा कि जो कुर्की करते थे आज उन्हीं की कुर्की होगी। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक दिन के बाड़मेर दौरे पर पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि आंख बंद कर मोदी जी मत करो, क्योंकि मोदी जी ने देश के 12 बजा दिए हैं। इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर हैं। जनता गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त है, लेकिन बीजेपी के मंत्री और नेता दिल्ली में बैठकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने में जुटे हैं। वहीं रीट मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो सबूत लाकर विधानसभा की टेबल पर रखें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार के समय 14 बार पेपर लीक हुए, लेकिन एक आरोपी की भी कभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा नेता झूठ के जनरेटर हैं और केंद्र की मोदी सरकार का जब से बजट आया है तब से बीजेपी के प्रदेश के नेता पागल हो गए कि मोदी जी को तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बजट पे चर्चा ही नहीं कर रहे। यदि उनके बजट पे चर्चा कर ली तो पोल खुल जाएगी, फिर तो राजस्थान की जनता, देश की जनता कहेगी तो बजट तो फेल हो गया। गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हालात खराब है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, रीट के मामले में बीजेपी ने दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र हुआ है, अमित शाह जी के घर पे बैठ के षड्यंत्र हुआ है। बीजेपी फिर षड्यंत्र कर रही है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार को आने वाले 2023 के चुनाव में जनता तो साथ देगी, बीजेपी हरा नहीं सकती। अब षड्यंत्र ये चल रहा है कि अब इस सरकार को गिराने के लिए ऐसे मामले उठाओ और झगड़े फसाद करा दो और झगड़े प्रसाद कराकर सरकार को बर्खास्त कर दो। नकल विरोधी कानून को लेकर कोटा में युवाओं की अलग अलग राय है। ज्यादातर युवा चाहते हैं कि नकल विरोधी कानून बनना आवश्यक है। उनका मानना है कि कानून बनाए जाने से युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सकेगा और बार बार परीक्षा से पैसे और समय की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। इस कानून को लेकर क्या है प्रदेश के बेरोजगारों की राय, इसके लिए कोटा में युवाओं से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। ये हमारे लिए काफ़ी बेकार है, क्योंकि हम जो फॉर्म भरते हैं, इतने पैसे लगा के फॉर्म भरने जाते हैं और उसके बाद हम पेपर देने जाते हैं, इससे हमारे समय की भी बर्बादी होती है और फिर पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो पैसे लगा के जो यहाँ पे पढ़ते हैं कोटा सिटी वगैरह में, उनका वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और क्या बोलते हैं वो मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। पैसे का लॉस होता है और उनके पेरेंट्स किस तरह से पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं। ये जो भी अभी पेपर लीक हो रहे हैं तो इनसे युवाओं के भविष्य भी खतरे में आ रहा है और स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा समय की बर्बादी हो रही है, इसे और कुछ नहीं। तो इसे युवाओं का भविष्य ही एक अंधेरे में जा रहा है, जिसे माने जा रहा है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर देख लीजिए पहले। जालौर से बड़ी खबर है, बेखौफ बदमाशों का आतंक। जालौर में बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की है। स्कॉर्पियो में सवार होकर ये बदमाश आए थे। आहोर क्षेत्र के खेड़ा गांव की घटना है। पीड़ित ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग करने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की जालौर से, बेखौफ बदमाशों का आतंक, एक घर पर की फायरिंग। जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर, आहोर क्षेत्र के खेड़ा गांव की घटना है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जयपुर में वकीलों का शांति मार्च हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 से आगाज हुआ। इसका विधानसभा तक वकीलों ने शांति मार्च निकाला। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन समेत कई मांगे इनकी शामिल हैं।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और कल्याण कोष निधि में संशोधन विधेयक को लेकर आज अधिवक्ताओं ने शांति मार्च निकाला। ये मार्च अम्बेडकर सर्किल तक निकाला गया। अधिवक्ताओं ने कोशिश की विधानसभा तक जाने की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष हैं भुवनेश्वर हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। भुवनेश्वर जी, कहाँ से कहाँ तक मार्च निकाला गया, शांतिपूर्वक मार्च रहा? आज हमने हाईकोर्ट परिसर से मार्च निकाला गया गेट नंबर 4 से विधानसभा के लिए। ये आपका कहना असत्य है कि वकील उस बैरिकेड को पार नहीं कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यता यह है कि वकीलों ने ये संदेश दिया है कि वकील शांति से भी मार्च निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार इसको ये ना समझे कि शांति से मार्च निकाल दिया तो अशांति नहीं हो सकती। लेकिन सरकार को अपने शांति मार्च के रूप में आगाह किया जाता है कि यदि आज ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो अगले जो विधानसभा का कोई सा भी सत्र होगा उसमें 1.5 लाख वकील जो राजस्थान का है वो संपूर्ण एक होकर के इस विधानसभा के लिए शांति मार्च नहीं करेगा, वरना विधानसभा का घेराव करेगा। और उस विधानसभा घेराव करके हो सकता है कि गहलोत सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े। जो आए दिन मारपीट की घटनाएं हो रही हैं एडवोकेट्स के साथ में, पक्षकारों को न्याय दिलाने के लिए अपराधियों से दुश्मनी लेता है एक अधिवक्ता, वो उसकी पर्सनल दुश्मनी हो जाती है। उसके लिए राज्य सरकार ने खुद ही चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की थी कि अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाएंगे, जिसके बेसिस पे अधिवक्ता समुदाय ने इस राज्य सरकार को चुना। तो आज इस शांति मार्च के माध्यम से हमने इतना सा संदेश दिया है कि जो अधिवक्ता आपको सरकार में ला सकता है वो आगे आने वाली सरकार से रोक भी सकता है। तो इसको इस राज्य सरकार इसको अनदेखी ना करे और जल्द से जल्द अपनी घोषणा को लागू करे ताकि आगे भी आने वाली राज्य सरकार इनकी हो। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आफ्टर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और महासचिव जिन्होंने साफ किया कि जो वकील समुदाय सरकार बना सकता है, मांगे नहीं मानने पर वही अधिवक्ता समुदाय सरकार को गिरा भी सकता है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बारां जिले में मनचलों को मनमानी करना भारी पड़ गया है। दरअसल परवन की पुलिया के पास 3 मनचले छात्राओं का पीछा कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने चालाकी दिखाते हुए इस घटना की सूचना अपने परिजनों को दे दी। इसके बाद तुरंत ही मौके पर पहुंचकर परिजनों ने इन बाइक सवारों को 3 मनचलों को रोककर उनकी धुनाई कर दी। धुनाई करते वक्त युवकों के साथ साथ एक छात्रा भी मनचलों की चप्पलों से पिटाई कर रही थी। बारां पुलिस ने एक अनोखे प्रकार की चोरी का पर्दाफाश किया है। दरअसल चोर इको कारों के साइलेंसर चुराकर उनमें दूसरे साइलेंसर लगा देते थे। इस गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में कारों के साइलेंसर की चोरी कर उसमें से महंगा प्लेटिनम धातु निकाल कर बेचते थे। बारां पुलिस को इस घटना का पता तब चला जब मांगरोल निवासी एक शख्स के कार का साइलेंसर चोरी कर उसकी जगह दूसरा साइलेंसर लगा दिया। युवक जब सर्विस सेंटर गया तो उसे कार में साइलेंसर चोरी होने का पता चला, जिसके बाद युवक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से पुलिस ने इको कार के साइलेंसर और एक कार बरामद की। एक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी इको गाड़ी है और इको गाड़ी में किसी ने मैं जब इसको सर्विस पर लेके गया तो इसका सर्विस वाले ने बताया कि इसका मूल साइलेंसर गायब है। चूंकि इसकी पतार से तो देखा गया और सभी तकनीकी से और जहां जहां वो गया उसके बारे में देखा और तफ्तीश की गई और पता किया गया तो 3 व्यक्ति इस प्रकरणों में गिरफ्तार किए हैं, आरिफ, माजिद और जुनेद। इनमें 2 दिल्ली के और एक दूसरे जिले का है। दौसा पुलिस ने शातिर साइबर ठग को झारखंड से गिरफ्तार किया है। ये साइबर ठग 8वीं फेल है, लेकिन नायाब तरीके से साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। दरअसल पिछले दिनों दौसा के चौधरी कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक नरेंद्र शर्मा से 80,000 की ठगी हुई थी। नरेंद्र शर्मा के मोबाइल में SBI का योनो ऐप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। इस समस्या का समाधान करने के लिए शिक्षक ने ऑनलाइन सॉल्यूशन जानने के लिए गूगल पर सर्च किया तो एक फर्जी वेबसाइट के द्वारा समस्या के समाधान करने के लिए एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी, जिसके बाद शिक्षक ने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड किया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस प्रक्रिया के कुछ ही सेकंड बाद शिक्षक के खाते से 80,000 रुपए विड्रॉल हो गए, जिसके बाद पीड़ित शिक्षक ने तत्काल कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस की साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 28,000 रुपए रिफंड भी करवा लिए। इसके बाद पुलिस ने साइबर ठगों की तलाश के लिए जांच शुरू की तो इस साइबर ठगी के तार झारखंड से जुड़े हुए मिले, जिसके बाद दौसा पुलिस की टीम झारखंड पहुंची और झारखंड के देवघर जिले से प्राणडीह गांव के रहने वाले सिराजुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को झारखंड में ही न्यायालय में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर लिया और आरोपी को दौसा लाया गया।
ये दौसा के नरेंद्र कुमार शर्मा ने 3-4 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसके साथ 80,000 रुपये की ठगी किए जाने की रिपोर्ट दी थी। इसके संदर्भ में जब जांच की गई तो पता चला कि अपराधियों के तार झारखंड से जुड़े हुए थे। उसी में एक मुलजिम आज सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। ये एक फर्जी ऐप बना लेते थे, उस फर्जी ऐप के आधार पे ही ये ठगी करते थे। उस ऐप को गूगल पर डाल देते थे, जो कोई व्यक्ति इनको डाउनलोड करता था उसी में डाउनलोड करने वाले व्यक्ति की डिटेल चली जाती है, उसी के आधार पे ठगी करते हैं। भरतपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने शादियों में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर कन्यादान के पैसे चोरी करने के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर आए दिन शहर में हो रही शादियों में पहुंचता और फर्जी अधिकारी बनकर कन्यादान कराने के नाम पर कन्यादान लिखने वाले के पास खड़ा हो जाता और उसे बातों में बहला फुसलाकर बैग लेकर फरार हो जाता। इस शातिर चोर ने शहर के आनंद नगर के एक मैरिज होम में वारदात को अंजाम दिया था। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चंद्रशेखर सनोप एक रूप सिंह मीना है, निवासी मीनापुरा थाना भूसावर को उसको पकड़ा, जिसने इस चीज के लिए बताया कि ये मैं यहाँ आया था और मेरे द्वारा ही ये की गई है। उसने इन चीजों को पहचान भी लिया है। इसके खिलाफ बांदीकुई में, महुआ में, सलेमपुर में ऐसे ही मुकदमे हैं जहाँ पे कहीं IAS बन जाता है, कहीं कुछ और बन जाता है और फिर ये ऐसी घटनाएं करता है। अभी हमने इनको गिरफ्तार किया है और इससे इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजधानी जयपुर में अपराधियों ने पुलिस की चुस्त दुरुस्त नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था के दावे को चुनौती दे डाली है। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने जयपुर के सांगानेर में एक पूर्व पार्षद और पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी के घर में 10 लाख रुपए और करीब 2 किलो वजनी सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गए। बदमाश कमरा किराए पर लेने के बहाने से घुसे थे। उसके बाद परिजनों को बंदूक से डरा धमकाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र से 6 दिन पहले लापता महिला के अचेत अवस्था में मिलने और परिजनों द्वारा गैंगरेप होने की शिकायत करने पर कोई कार्रवाई न करना डीडवाना SHO को भारी पड़ गया है। नागौर SP राममूर्ति जोशी के सामने मामला आने पर डीडवाना SHO नरेंद्र जाखड़ और जांच अधिकारी प्रहलाद सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला को जयपुर रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पीड़िता 6 दिन से गायब थी और जब पीड़िता सुनसान जगह पर मिली तो परिजनों ने गैंगरेप की आशंका जताई, लेकिन इस मामले को लेकर पुलिस का रवैया लचर दिखाई पड़ा, जिसके बाद SP ने कार्रवाई करते हुए लापरवाह पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चाकसू कस्बे के हाईवे स्थित फिरदौस होटल के पास बीती रात स्कूटी और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हालत गंभीर होने की वजह से महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।